Our top story at this hour, border tensions between India and China. में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में 9 दिसंबर के दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हो जाती है, जिसमें भारत और चीन दोनों ही देश के सैनिक घायल होते हैं। यह संघर्ष भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के नजदीक LAC पर होता है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन भारत और चीन को अलग करती है। इस लाइन की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर बात करें इस लाइन की, तो इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है: पश्चिम सेक्टर, मिडल सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। LAC पश्चिम सेक्टर में लद्दाख और चीन के अक्साई चीन को अलग करता है। वहीं मिडल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को चीन के तिब्बत से अलग करता है। यह LAC इंटरनेशनल बॉर्डर से कैसे अलग है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर का उपयोग किया जाता है। हम भारत का जो मैप देखते हैं, उसकी बॉर्डर से लगी हुई लाइन ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। वैसे तो भारत की बॉर्डर 7 देशों से मिलती है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। अगर 2 देश के बीच में शांतिपूर्ण माहौल हो तो वहां इंटरनेशनल बॉर्डर को ही मान्य रखा जाता है, पर अगर कोई 2 देश के बीच संघर्ष का माहौल पैदा हो तो वहां LAC और LOC जैसी लाइन अस्तित्व में आती है। इंडिया और चाइना के बीच इंटरनेशनल लाइन को डिक्लाइन करते हुए LAC कैसे अस्तित्व में आई, उसको समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1947 में इंडिया ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाता है और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। वहीं दूसरी ओर चाइना में साल 1946 से 1949 के बीच गृह युद्ध चल रहा था, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, जिसे कम्युनिस्ट सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी सिविल वॉर की वजह से 1 अक्टूबर 1949 को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, जो PRC यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करती है। यह वैसे ही है जैसे कि अमेरिका को हम USA और इंग्लैंड को UK के नाम से जानते हैं, वैसे ही चाइना को PRC कहा जाता है। पर चीन को आमतौर पे लोग PRC के नाम से नहीं जानते और इसी वजह से भारत के बाजार में कई प्रोडक्ट मेड इन PRC के नाम से बेची जाती है, क्योंकि मेड इन चाइना प्रोडक्ट को इंडिया में बिन टिकाऊ और चीप माना जाता है। अगर हम बात करें चाइना की, तो साल 1949 में PRC की स्थापना हुई। उससे पहले चाइना में नेशनलिस्ट पार्टी का शासन था। नेशनलिस्ट पार्टी को कुमिंतांग पार्टी भी कहा जाता है। बात करें नेशनलिस्ट पार्टी की, तो उसके स्थापक थे डॉक्टर सुन यात सेन, जिन्होंने चाइना में 2000 सालों से चल रहे शाही वंश के शासन का अंत किया था। उन्होंने चिन डायनेस्टी का शासन समाप्त करके साल 1911 में रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ROC की स्थापना की थी। डॉक्टर सुन यात सेन चाहते थे कि चाइना एक लोकतांत्रिक देश के रूप में काम करे, और इसी वजह से साल 1912 में चाइना में पहली बार चुनाव होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सुन यात सेन को चुन लिया जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर सुन यात सेन को रिपब्लिक ऑफ चाइना के फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है, और इसके अलावा डॉक्टर सुन यात सेन को फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन की, तो इंडिया और चाइना के बीच में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का प्रचार भी भारत से चीन की भूमि पर हुआ था। पर भारत और चीन के बीच के रिलेशन में ट्रबल शुरू होता है जब चाइना में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन शुरू होता है। इंडिया ने हमेशा ही चाइना के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन हो, उसके लिए कोशिश की है, और इसकी शुरुआत होती है साल 1950 में, जब भारत पहला ऐसा नॉन कम्युनिस्ट देश बनता है जिसने चाइना के साथ संबंध स्थापित किए थे। और उसके द्वारा इंडिया ने वर्ल्ड को एक मैसेज दे दिया था कि इंडिया किसी भी देश के आंतरिक विचार को ध्यान में रखे बिना ही 2 देश के बीच में शांति और सहयोग के साथ बिजनेस डेवलप हो, उसके पक्ष में है। आपको बता दें कि 1950 तक इंडिया और चाइना की बॉर्डर
एक दूसरे को नहीं छूती थी, क्योंकि तब तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और इंडिया की बॉर्डर तिब्बत से लगती थी। पर चाइना साल 1951 में तिब्बत पर हमला कर उस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद इंडिया और चीन एक पड़ोसी देश बन जाते हैं। उसके बाद मई 1954 में चीन के प्रधानमंत्री जोउ एनलाई भारत का दौरा करते हैं, जिसमें भारत और चीन के बीच शांति बनाए रखने के लिए 5 प्रिंसिपल पर साइन की जाती है, जिसे पंचशील एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और उसी साल भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चीन का दौरा करते हैं और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता है। पर वहीं दूसरी ओर चाइना पंचशील एग्रीमेंट को नज़रअंदाज करते हुए भारत के कई इलाकों पर अपना हक जताने लगता है। यहाँ तक कि चीन के प्रधानमंत्री जोउ एनलाई यह कहते हैं कि इंडिया के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चीन का अधिकार है। उसके अलावा वह इंडिया और चीन के बीच में बनी मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके पीछे चीन कारण यह देती है कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर होगी, यह साल 1914 में इंडिया और तिब्बत के बीच में हुए शिमला सम्मेलन में डिसाइड किया गया था। पर अब तिब्बत पर चीन का अधिकार है और चीन तिब्बत द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन को मानता नहीं है। इसी बीच साल 1959 में चीन ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और इसी वजह से तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भागते हैं और इंडिया उन्हें शरण देता है, क्योंकि दलाई लामा के लिए चीन के अधिकृत तिब्बत एक अनसेफ प्लेस बन गया था, जहां उन्हें कभी भी मारा जा सकता था। इसीलिए वह तिब्बत छोड़ के भारत आए थे। पर इंडिया द्वारा दलाई लामा को शरण देना चाइना को मानो एक बहाना मिल गया था। चाइना वर्ल्ड के सामने कहता था कि इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट का पालन नहीं किया है। उसके बाद चाइना लगातार भारत के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार जताने लगता है और यह बात बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच जाती है और अक्टूबर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है, जिसे सिनो इंडियन वॉर भी कहा जाता है। इस वॉर में चाइना ने इंडिया के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्रों में अटैक कर दिया था बिना किसी वार्निंग दिए। इंडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीन वॉर कर देगा और इसी वजह से इंडिया के केवल 20,000 सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों का सामना करते हैं। आपको बता दें कि चीन की आर्मी को चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA कहा जाता है। चाइनीज आर्मी दोनों ही फ्रंट पर इंडियन आर्मी से अच्छी साबित होती है और इसी वजह से लद्दाख के पास का एरिया अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का एरिया चाइना के अंडर चला जाता है। उसके बाद चाइना एक तरफा ही युद्ध विराम घोषित कर देता है। उसके कुछ समय बाद द्विपक्षीय बैठक में भारत के साथ चीन समझौता करता है। इस समझौते के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश का आधे से भी ज्यादा प्रदेश जिस पर कब्जा कर लिया था उसे छोड़कर मैकमोहन लाइन से पीछे चला जाएगा, पर लद्दाख के पास का एरिया अक्साई चीन पर से विड्रॉ करने से मना कर देता है और इसी वजह से इंडिया का यह हिस्सा अवैध रूप से चीन के पास चला जाता है। इसके बाद लगातार इंडिया और चीन के बीच में संबंध बिगड़ते गए थे, यहाँ तक कि इंडिया और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बंद कर दिए गए थे। उसके बाद साल 1976 में जाकर दोनों ओर से ये रिलेशन अच्छे हो उसके लिए कोशिश की जाती है और इसी कोशिश के फलस्वरूप साल 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी चाइना जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तब की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद साल 1988 में भारत के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना जाते हैं और लुक फॉरवर्ड समझौते पर दोनों ही पक्ष की सहमति बनती है। भारत और चाइना के बीच के संबंध में यह एक पॉजिटिव स्टेप था। लुक फॉरवर्ड समझौते में यह कहा गया था कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक और व्यापारिक संबंध अच्छे करेंगे और बॉर्डर के इश्यू को साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद साल 1993 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एक और पॉजिटिव स्टेप लेते हैं, जिसमें इंडिया और चीन के बीच में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट होता है जिसे कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के द्वारा दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस जताए और दोनों ही देश के संबंध में सुधार हो उसकी कोशिश की गई थी। यह कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स कोई एक बार हुई संधि नहीं थी। यह संधि साल 1993, 1996, 2005, 2012
और 2013 जैसे कई अलग अलग सालों में हुई थी। हाल ही में 2020 में गलवान वैली के अंदर इंडिया और चाइना के सोल्जर के बीच में संघर्ष होता है, जिसमें दोनों ही ओर के सोल्जर डंडों के साथ देखे जाते हैं। इसके बाद कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्यों हमारे सोल्जर गन के साथ नहीं गए थे। इसके पीछे साल 1993 और 1996 में हुआ कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स का हाथ है, क्योंकि इस संधि में इंडिया और चाइना ने करार किया था कि LAC के दोनों ओर के 2 किलोमीटर के एरिया में किसी भी देश के सोल्जर गन या विस्फोटक हथियार के साथ नहीं आएंगे। आपको बता दें, इसी संधि में दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सम्मान करने की बात कही थी। पर इस संधि का नेगेटिव पॉइंट यह है कि LAC एक्चुअल किस प्लेस पे है यह आज तक भी डिसाइड नहीं किया गया है, और इसी वजह से चाइना अपनी ओर से LAC को डिफाइन करता है और इंडिया अपनी ओर से, और इसी वजह से आज भी LAC के आसपास 27 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर भारत और चाइना के बीच में तनाव है। इन्हीं पॉइंट्सों पर इंडिया और चाइना के सोल्जर के बीच में तनाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इन्हीं पॉइंट्सों में गलवान और तवांग भी आता है, जहां हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में संघर्ष हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।